Hello everyone, welcome to Gcentric. So now we are starting the next chapter which is classifications of signal. तो अभी तक के डिस्कशन में हमने बात की बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से सिग्नल्स पर परफॉर्म किए जाते हैं, ओके एंड कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स की भी हमने बात की, स्टेप सिग्नल्स, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और किस तरह से उन पर डिफरेंट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, लाइक टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम इंटीग्रेशन, ये सभी बेसिक ऑपरेशंस की हमने चर्चा की। चैप्टर 1 से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके सम टाइम आए भी हैं, जैसे वो डेल टी वाला इंटीग्रेशन का जो हमने क्वेश्चन सीखा था, वो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन ऑलरेडी फेम्ड इन द पेपर, बट चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, जिसका जरूरत पड़ेगी पूरे थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट में, ओके तो ये चैप्टर 1 को बहुत अच्छी तरीके से आप अटेंड कीजिएगा जिन्होंने प्रॉपरली इसे यहाँ तक अटेंड कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर, ओके यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। दूसरी बात, ये भी ऐसा टॉपिक है जो पूरे सब्जेक्ट में यूटिलाइज होगा। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में। द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की रियल वैल्यूड एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। रियल वैल्यूड एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। अभी तक के डिस्कशन में हमने जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस सीखे हैं उन सभी को भी सम टाइम हम क्लासिफिकेशंस में इसमें अप्लाई करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में। तो जिन क्लासिफिकेशंस में जैसे आपका कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम हो गया, या इवन ऑड हो गया, या एनर्जी पावर सिग्नल हो गया, या पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल्स हो गया, जिनका डिटेल डिस्कशंस रिक्वायर्ड होगा एज पर द सिलेबस, विल गो फॉर द डिटेल ऑल्सो। एंड जहाँ पर डेफिनेशन की नीड है या डेफिनेशन ही सफिशिएंट है अपने आप में, तो वहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के बारे में। रियल वैल्यूड सिग्नल एज इसका नेम सजेस्ट, हम ft को मान लीजिए, कोई मैंने ft लिखा, दिस इज 5 cos t, ओके ये फंक्शन f of t 5 cos t जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, ओके दिस सिग्नल हैविंग द रियल वैल्यू, सो आई विल से दिस इज द रियल वैल्यूड सिग्नल, रियल वैल्यूड सिग्नल। अब जैसे मान लीजिए इस रियल वैल्यूड सिग्नल 5 cos t के साथ मैं एक इमेजिनरी मीन्स समथिंग दैट इज नॉट अकरिंग, ओके हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सिग्नल को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो उतना आसान हो सके, ओके जो इमेजिनरी प्लेन है या जो इमेजिनरी वैल्यू का एड ऑन है, दैट इज कंप्लीटली फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस, ओके देयर इज नथिंग लाइक एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, ओके यानी कि हम अगर बात करें इसके साथ एक जे हम नोटेशन देते हैं, कई बार आयोटा लिखते हैं, आप 11th में पढ़ते हो, 11th 12th में आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो, और यहां पर हम जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम जे यहां पर यूज करते हैं सिंबल जे, मैंने लिखा 5 sin t सपोज। अब इसके साथ मैंने एक इमेजिनरी कंपोनेंट को ऐड कर दिया, एज पर इट्स नेम इमेजिनरी, समथिंग दैट इज इमेजिन्ड, okay nothing like existing but something which is we have imagined, so this is imaginary part। तो जब हम रियल वैल्यूड सिग्नल के साथ एक इमेजिनरी पार्ट एसोसिएट करते हैं तो उस रिजल्टिंग सिग्नल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल, ओके जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल में जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम उसे इंक्लूड करते हैं जिससे कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस आसान हो सके। जैसे आगे चल के अगले चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे फोरियर सीरीज के बारे में। तो फोरियर सीरीज में हम पढ़ते हैं एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जिसे हम रियल फोरियर सीरीज भी बोलते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। आप अगर कैलकुलेशंस का अंदाजा लगाएं तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में कैलकुलेशंस आसान होती हैं एज कंपेयर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। इवन तो दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है, किसी भी फोरियर सीरीज से दूसरी फोरियर सीरीज को हम डिराइव कर सकते हैं, ओके कुछ भी अलग नहीं है,
लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की कंपैरिजन करें तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में वो कैलकुलेशन आसान है। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको थोड़ा आइडिया होगा, मैं बताऊं अगर, तो Cn की वैल्यू उसमें कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में। Cn कैलकुलेट करो, C0 कैलकुलेट करो, 2 इंटीग्रेशन कर लो, काम हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में आपको मालूम है an सॉल्व करो, bn सॉल्व करो, फिर a0 सॉल्व करो, देन आपका कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट होगा। ओके, यानी कि 3 बार इंटीग्रेशन हमें करना होगा, वहां पर सिर्फ 1 बार या समटाइम 2 बार इंटीग्रेशन करके ही हम कैलकुलेशन का आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि फोरियर सीरीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसका सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन है कि हम कैलकुलेशंस मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। क्लियर है? टू रिड्यूस द मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। कोई आपसे पूछे व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस इमेजिनरी पार्ट इवन दो इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो वी से कि to reduce the mathematical complications. Clear? तो ये हो गया आपका रियल वैल्यूड सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। अब इसमें से जैसे मान लीजिए मैंने 5 को यहां से कॉमन ले लिया, तो इसी सिग्नल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, f of t इक्वल टू 5 cos t प्लस j sin t। ये सभी ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी पढ़ा होगा। e टू द पावर j थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस j sin थीटा। ओके, तो cos t प्लस j sin t क्या हो जाएगा? e टू द पावर gt, यानी कि ये हो गया f of t इज इक्वल टू हियर नाउ 5 e टू द पावर gt। इसे हम बोलते हैं फेजर। फेजर जो है वो वेरी पॉपुलर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, फेजर सिग्नल, और बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होगा कैलकुलेशंस में। दिस इज अ फेजर 5 e टू द पावर j t। इसका 5 हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट और फेज हो गया इसका t। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये बात की कॉम्प्लेक्स एंड रियल वैल्यूड सिग्नल की। तो अपने शब्दों में आप वहां पर लिख देना, इवन दो इमेजिनरी पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, वी कंसिडर दैम फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। ये हुआ रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल का क्लासिफिकेशन। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट। सो मेक एन नेक्स्ट हेडिंग हियर, सेकंड वन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड एंड सेकंड वन इज continuous time and discrete time signal. Continuous time and discrete time signal. कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर हम बात करते हैं पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, इसके नाम से हमें समझ में आता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब है इफ द सिग्नल्स वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, यानी कि हम बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम को भी कंसिडर करें या एक इंटरवल ऑफ टाइम की भी हम बात करें विच इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल, उस पर भी जब ये डिफाइन होता है तो हम उससे बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यानी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज समथिंग विच इज डिफाइंड फॉर ऑल द पॉसिबल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम अंडर इट्स अ डायनामिक रेंज। ओके, यानी कि क्या लिखेंगे, इफ अ सिग्नल वैल्यू is defined for each and every smallest possible interval of time, then it is called continuous time signal. Then it is called continuous time signal. यानी कि इसकी वैल्यू हर एक छोटे से छोटे इंटरवल के लिए आप कंसिडर करें। जैसे मान लीजिए आपने कोई सिग्नल डिफाइन किया f of t। ओके, अब उसकी जितनी भी रेंजेस होंगी, जैसे मान लीजिए मैं एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर लूं, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इसे अगर रिलेट करना चाहें, देखिए मान लीजिए मैंने एक सिग्नल f of t यहां पर कंसिडर किया ऑन द time scale as a function of time I have taken it here.
तो जैसे मान लीजिए ये सिग्नल है, दिस इज एफ ऑफ टी। अब दिस एफ ऑफ टी इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल? अब यहां पर जितनी भी रेंज में इसकी जीरो वैल्यू है या नॉन जीरो वैल्यू है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर करें, दिस इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? अब यहां पर कोई भी एक ऐसा इंटरवल नहीं है जिस पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। हालांकि हो सकता है कहीं पर जो मान लीजिए आपने t इक्वल टू 0.01 लिया, फिर नेक्स्ट आपने t इक्वल टू 0.02 लिया, तो दोनों पर वैल्यू सेम आ गई, दैट्स अनदर मैटर, बट इट्स वैल्यू इज वेल डिफाइंड। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। तो सेकंड लिखेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जैसा कि इसका नाम यहां पर सजेस्ट करता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज बेसिकली डिफाइंड डिस्क्रीटली ऑन द टाइम स्केल, which means I can say in other words, it is not defined for all the instants of time. It is defined for some specified instants of time in the given time interval. क्लियर है? यानी कि ये टाइम स्केल पर डिस्क्रीटली ही डिफाइन होगा, सभी पॉइंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि t इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 5। ओके, अब मैंने बोला t इक्वल 2.1 पे कितनी है, तो हो सकता है कि डिफाइन हो सकता है कि डिफाइन नहीं हो। इट्स अप टू कि जब आपने इसको डिजाइन किया या आपने कंसिडर किया जब सिग्नल को, तो वॉट एवर द इंटरवल यू हैव टेकन बिटवीन द सैंपल्स। क्लियर? तो हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है? अ सिग्नल which is defined for some specific points of time या instants of time, points of time, and not defined for remaining instants of time, not defined for remaining instants of time, not defined for remaining instants of time। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। लेट्स से मान लीजिए आपने कोई एक टाइम स्केल यहां पर कंसिडर की, दिस इज ओके। On this time scale, I have taken a discrete signal. Okay, we say generally small nts. अभी बात करेंगे कैसे ऐसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। small nts हमने लिया ये। अब on this given scale, this is defined for only specified interval of time. यानी कि suppose that कि इसकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है, सैंपल वैल्यू इस तरह से मान लीजिए। Suppose this is -3, this is -1, this is 1 plus 2 plus 3 4 5 and so on। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर इस सिग्नल के अंदर कि F1 F3 ओके, या आपने बोला कि F4, ये सब क्या है एटसेट्रा, ये सब क्या है डिफाइन है। ओके, अब मैं आपसे बोलूं यहां पर कि F1.5 के बारे में क्या है, F3.5 या -3.5 के बारे में क्या है, so से नॉट डिफाइन। ओके, कोई जरूरी नहीं है मैं यहां पर इंटीजर ही कंसीडर करूं इसको डिस्क्रीट को डिफाइन करने के लिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर किया। इंटीजर्स पर भी डिफाइन हो सकते हैं, नॉन इंटीजर्स पर भी डिफाइन हो सकते हैं, बट हमें थोड़ी जनरल डेफिनेशन की बात करनी है, तो हमें बोलना चाहिए कि डिफाइन फॉर ओनली सम स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अब वो स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम कौन से होंगे, वो आप जब यूनिफॉर्म सैंपलिंग करेंगे तब आपको उस चीज का पता लगेगा कौन कौन से इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर उन्हें डिफाइन करना चाहते हैं। हमेशा क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमारे पास है, ओके, अब उससे हमें डिस्क्रीटली प्रोसेस करना है, तो डेफिनेटली वी कन्वर्ट दैट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब उसमें जो वेरिएशंस हैं, जो कंटिन्यूस स्केल पर उसके जो वेरिएशंस हैं, उनमें से ज्यादातर वेरिएशंस को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, तो हम उसमें से वही सब इंटरवल्स पिकअप कर लेते हैं जो
क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस होते हैं, यानी कि जिसमें जहां जहां पर मैक्सिमम वेरिएशंस या जहां जहां पर वेरिएशन डिटेक्ट हो रहा है उन सभी को हमें इन्वॉल्व करना जरूरी होता है जब हम डिस्क्रीट लिखते हैं। ये चीज थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। अभी जब हम सैम्पलिंग क्राइटेरिया की स्पेसिफिक चैप्टर है इस पर बेस्ड, वहां पर डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे। अभी डेफिनेशन में फोकस करेंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इंस्टेंट्स, इट डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ टाइम और या स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, चलिए एक वर्ड इसमें हम यूज करते हैं बार बार, यूनिफॉर्म सैंपलिंग। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। यूनिफॉर्म सैंपलिंग, यूनिफॉर्म सैंपलिंग, यूनिफॉर्म सैंपलिंग क्या डिफाइन करता है, द प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल से डिराइव करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। ओके, द प्रोसेस बाय विच, the process by which discrete time signal is derived from continuous time signal is called uniform sampling, is called uniform sampling। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सैंपलिंग। ओके, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और रिलेट करके सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने एक सिग्नल एफ ऑफ टी अज्यूम किया, एक सिग्नल मैंने अज्यूम किया एफ ऑफ टी, इट इज वेरिंग लाइक दिस। मान लीजिए दिस इज सिग्नल एफ ऑफ टी एंड वी हैव अप्लाइड अ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सैंपलिंग। एक प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो की जिसे हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सैंपलिंग। तो यहां से डिराइव होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। Discrete time signal is derived from the continuous time signal by a procedure called uniform sampling. Okay. अब discrete time signal will be definitely defines discretely on the value scale. Sorry, on the time scale. यानी कि यहां पर जो t है that could be any real value. यहां पर जो small t हमने लिया है वो कुछ भी real value हो सकता है। जब हम small t को कन्वर्ट कर दें किसमें, यहां पर जो हमारे पास स्मॉल t है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉल nts सच दैट, अब देखिए जहां पर वेरिएशंस हो रहे हैं वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आज कुछ चेंज हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम अकॉर्डिंगली उसमें क्या करते हैं, सैंपल कर देते हैं इसको। जैसे basically what I'm trying to say, the variation in the signal has to be get detected, ये हमने कंसीडर किया। तो सैंपल्स को हमने इस तरह से यहां पर डिफाइन किया कि जो ओरिजिनल सिग्नल एफ ऑफ टी है जिससे हमने इसे डिराइव किया है उसके अंदर होने वाले ऑलमोस्ट सभी वेरिएशंस को डिटेक्ट किया जा सके स्मॉल एनटीएस। और ये स्केल कौन सी है, स्केल है स्मॉल एनटीएस की। अब n की वैल्यूज क्या है, यहां पर n इज इंटीजर, तो n की वैल्यू पुट करते जाएंगे आप। तो 0 ts 2ts 3ts एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर -ts -2ts -3ts एंड सो ऑन। क्लियर है? तो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच वी डिफाइंस द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स फ्रॉम द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। देखिए, ये हमने एक अप्रोच सीखी
एक जस्ट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ की अभी तक चर्चा नहीं हुई है सैम्पलिंग में, एक स्पेशल चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, तो वहां पर डिटेल में डिस्कशन आएगा, डोंट वरी। यानी कि हमने देखा कि जो सिग्नल हमारे पास था एफ ऑफ टी, उससे आपने बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड यूनिफॉर्म सैम्पलिंग, बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड यूनिफॉर्म सैम्पलिंग, जिसमें हमने टी को डिस्क्रीटली डिफाइंड एनटीएस में कन्वर्ट किया। द स्मॉल एनटीएस इज डिफाइंड डिस्क्रीटली। स्मॉल एनटीएस में दो कंपोनेंट हैं, देखिए, एक तो स्मॉल एन है, एक टीएस है। स्मॉल एन क्या डिफाइन करता है? दैट्स अ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर दैट कुड बी पॉजिटिव इंटीजर और इट कुड बी नेगेटिव इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई वैल्यू होगी, या -1 -2 -3 -4 ऐसी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। दैट्स ऑलवेज इंटीजर बट इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव वन। दिस इज अ टीएस। टीएस डिफाइन करता है सैंपलिंग इंटरवल को, सैंपलिंग इंटरवल इसको डिफाइन करता है टीएस। क्लियर है? इसको नोट कर लें आप, जल्दी से स्क्रीन को रोकें, फटाफट नोट कर लें। चलिए, अब हमने देखा यूनिफॉर्म सैंपलिंग से हमने इसे कन्वर्ट किया एफएनटीएस में, यानी कि ये था हमारा एफ ऑफ टी विच इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, विच इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया एफ ऑफ एनटीएस में। नाउ दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अच्छा, डेफिनेशन तो हमें क्लियर है इसकी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है it is defined for some specific instants of time, not defined for all the possible values of time। यानी कि जब मैं यहां पर n की वैल्यूज को पुट करते जाऊंगा तो इसके डिफाइंड पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? देखो जरा, n की वैल्यू हमने 0 पुट की तो f0 डिफाइन होगा इसमें, ओके। fts डिफाइन होगा, करेक्ट है। f2ts डिफाइन होगा, ओके। f3ts डिफाइन होगा। ऐसे ही चलते चलते, जैसे नेगेटिव में भी हम रखें, मान लीजिए मैंने लिखा -ts लिखा, ओके, -2ts लिखा, इस तरह से ये सब वैल्यूज क्या होंगी? डिफाइन होंगे इसके अंदर। ये सभी वैल्यूज क्या होंगी इसके अंदर? डिफाइन होंगी। देखें, ये सब क्या होंगे दोस्तों? डिफाइन। अब जैसे मैं मान लीजिए आपसे बोलूं इसी कंडीशंस के लिए आपसे मैंने बोला कि ये व्हाट अबाउट f 1.5 टाइम ts, या मैं आपसे बोलूं 3.3 ts, या मैं आपसे बोलूं -1.7 ts, ये सभी जो होंगी वो होंगी नॉट डिफाइंड। ये सभी क्या होंगी? नॉट डिफाइंड होंगी। क्लियर है? अब देखिए, हमें कौन कौन से सैंपल्स को इसमें इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए इसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, है ना, कंटीन्यूअस स्केल पर क्या हो रहे हैं? वेरिएशंस हो रहे हैं। यही वेरिएशंस हमें डिस्क्रीट स्केल पर डिटेक्ट करना है, इतना से काम है। अब मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन है इस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन क्या नहीं होनी चाहिए? लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जब हम इसका डिस्क्रीट सिग्नल डिजाइन करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? कैरी होनी चाहिए, लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें इस तरह से इसको सैंपल करने की जरूरत है कि इसके अंदर कोई भी होने वाला वेरिएशन डिस्क्रीट के अंदर पहुंचना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला t इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक कोई चेंज नहीं हुआ है वैल्यू में, ओके, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि t इक्वल टू 1 पर और t इक्वल टू 2 पर दो अलग अलग सैंपल्स लेने की। हम क्या करें? किसी भी एक पॉइंट पर t इक्वल टू 2 पर एक सैंपल लेना, काम खत्म। अब मैं आपसे बोलूं कि t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक ह्यूज चेंजेस डिटेक्ट हुए, 1 पर, 1.5 पर, 1.6 पर, तो हमें क्या करना होगा कि ts की वैल्यू को और कम करना होगा, जिससे कि जो 1.5, 1.6, 1.7 पर जो चेंज हुए हैं वो डिटेक्ट हो सके। क्लियर है? तो अल्टीमेट पर्पस क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम ts की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है कि इट इज डिफाइंड फॉर इंटीजर्स। नो नो नो, इट्स ए स्पेशल केस। जब ये हम बोलते हैं कि इंटीजर्स के लिए डिफाइन हो, हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ टाइम पर डिफाइन होता है जहां पर क्या हो? चेंजेस होते हैं। क्लियर है? यानी कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा मोटो है। तो क्लियर है? 0, ts, 2ts, 3ts, इन सभी पर ये क्या है? डिफाइन है, और इन पर ये डिफाइन नहीं है।
ओके, ये बात तो क्लियर हो गई कि सभी पॉइंट्स पर तो ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए, डिस्क्रीट, जैसे हमने अभी देखा कि एफ ऑफ टी से आपने यूनिफॉर्म सैंपलिंग फॉलो किया, यूनिफॉर्म सैंपलिंग किया, यानी कि टी से हमने एनटीएस ड्रॉ किया, तो एफ ऑफ एनटीएस बना। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन ओनली फॉर स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। क्लियर है? अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, देखिए यूनिफॉर्म सैंपलिंग के जो प्रोसीजर है उसके बाद जो सिग्नल जनरेट हुआ है दैट्स अ मोर जनरल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लेकिन इस थ्रू आउट सब्जेक्ट में एक्सेप्ट द चैप्टर कॉल्ड सैंपलिंग क्राइटेरिया, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान डिस्क्रीट फॉर्मेट जनरेट करते हैं। क्या करते हैं आसान करने के लिए, टीएस की वैल्यू को मान लेते हैं 1। टीएस क्या है मैंने बताया हुआ है, सैंपलिंग इंटरवल है ना। टीएस की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर आप टीएस की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं तो बेनिफिट क्या है कि जो एफ ऑफ एन बनेगा वो एक स्पेशल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा विच इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स, क्योंकि एन तो इंटीजर है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की तारीफ में, दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल which is defined only for integers। ये एक ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। यानी कि अगर मैं एफ ऑफ एन की यहां तक बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैसे डिफाइन होंगी। जैसे आप बोल सकते हैं इसमें कि जो f0 है वो डिफाइन होगा, बिल्कुल सही। f-1 डिफाइन होगा, अब वैल्यू कुछ भी हो, 0, 5, 25, 50 जो भी हो, दिस अनदर मैटर, बट द मैटर इज व्हाट डिफाइन और नॉट, इट्स डिफाइन। f2, f1, ऐसी बहुत सारी वैल्यू, f25, ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगी, डिफाइन होंगी। लेकिन इसके अंदर हम अगर नोटिस करते हैं, इस एफ ऑफ एन की मैं बात कर रहा था यहां पर, तो इसके अंदर अगर हम नोटिस करते हैं, लाइक मैं आपसे बोलूं f1.5, f3.3 या f-1.9, ये सब वैल्यूज क्या होंगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन चुका है जो कि सिर्फ इंटीजर्स पर ही डिफाइन है। क्लियर है? यानी कि हमने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल से पहले सीखा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हमने किया किस तरह से डिफाइन होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की डेफिनेशन को हमने समझा, विच इज डिफाइंड फॉर ओनली सम स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एंड नॉट डिफाइंड फॉर द रिमेनिंग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। क्लियर है? ये हमने कंक्लूड किया। दूसरा, हमने फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस थ्रू आउट द सब्जेक्ट, क्योंकि फालतू टीएस की वैल्यू कुछ ना कुछ चलती रहेगी, तो यहां पर अल्टीमेट एनालिसिस सीखना है हमें, है ना, कॉन्सेप्ट्स उसका बिल्डअप करना है। तो ऑब्वियसली मैंने ऐसा नहीं किया, इट्स अ जनरल थिंग, ओके, इट्स आल्सो डन इन द बुक्स एज वेल, कि टीएस की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, तो सारा कुछ स्टडी हम करेंगे एफ ऑफ एन को डिस्क्रीट करके। क्लियर है? जहां पर टीएस की वैल्यू 1 है तो पूरा स्टडी वही रहेगी, बस टीएस की वैल्यू को चेंज कर देंगे, अब तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिकल वेरिएशन होगा। ओके, ये हमने समझा। अब हम जरा एफ एन के बारे में कुछ बातें सीख लेते हैं। यानी कि जो एफ एन हमने डिफाइन किया, एफ एन is the discrete time signal, is a discrete time signal which is defined only for integers, only for integers। ध्यान देंगे, ये किसी discrete time signal की वो नहीं है कि इंटीजर पे डिफाइन होता है, ये हमने fn जो कंसिडर किया है स्पेशल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसका ये नेचर है, डिफाइन ओनली फॉर इंटीजर, बिकॉज हियर n is integer
ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं एफ ऑफ टी की, तो ये कैसा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है? इज द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल which is defined for all the real values of time, all the real values of time. Because ऐसा क्यों हुआ? Because t जो है is a real value which could be integer or it could be non-integer, positive, negative, कुछ भी ये हो सकती है। बात समझ में आ गई इतनी? जैसे मान लीजिए हम किसी भी f of n सिग्नल को जब रिप्रेजेंट करते हैं टाइम स्केल पर, जैसे समझें जरा ध्यान से, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। लेट्स सी, कोई भी f of n सिग्नल है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर लिख सकते हैं। सपोज दिस इज अ स्केल। अब हम इस स्केल में स्पेसिफिकली इंटीजर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो अब मैं एनटीएस नहीं लिखूंगा हर बार डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिखने के लिए। पूरे डिस्कशन में एक लास्ट जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया चैप्टर उसके अलावा पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम यहां पर स्मॉल एन ही हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब जिसका मतलब क्या हो गया कि सभी इंटीजर पॉइंट्स को मार्क कर दें, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 0 के बाद 1 स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर हमने ये मार्क कर दी सभी पॉइंट्स इस तरह से। यानी कि इसमें नॉन इंटीजर वैल्यूज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एन की फंक्शन की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम यहां पर वैल्यू स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। दिस इज एफ ऑफ एन। अब जिसकी वैल्यू मान लीजिए मैं सैंपल में डिफाइन करना है मुझे, तो सैंपल मैंने डिफाइन कर दिया एज सच। देखिए ये एक सैंपल है, ये अनदर सैंपल हो गया, ये अदर सैंपल हो गया, ये अनदर सैंपल हो गया। अब सैंपल वैल्यू जो भी इनकी हैं, जैसे मान लीजिए इसको बोला 1, इसको बोला 3, इसको 3, इसको 1, इसको 4, ये इसको हमने बोला दिस इज -2, -4 +1 +5, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे हम यहां पर मेंशन करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि इसकी वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये ऑब्वियस है ना। ये सब क्या है? ऑब्वियस स्केल है, क्योंकि आपको मालूम है दिस n इज ओनली डिफाइंड फॉर द इंटीजर्स। तो यहां पर ऐसे डॉट डॉट मार्क हैं स्केल के, ये सब इंटीजर ही हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। कुछ भी अलग से मेंशन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आगे के सैंपल की वैल्यू 0 है, तो मैं अब इसको लिखता कैसे हूं देखिएगा, कैसे इसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका देखेंगे एक बार। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाया, सैंपल वैल्यूज लिखते जाएंगे 5, -1, -4, -4, -2, -1, -3, 1, 4। ओके, ये सैंपल हमने लिख दिए। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप द वैल्यू n = 0 को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर एक ऐसे इंडेक्स मार्क लगाया जाता है। इस इंडेक्स मार्क का मतलब होता है कि n = 0 की बात की जा रही है। इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? n = 0 की बात की जा रही है। दिस इज। इसके अलावा ऐसे ही ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, कॉमा लगा के। कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की कि यहां पर जो 3 है वो n = 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यहां पर जो 3 है वो n = 2 है कि n = 2 पर ये वैल्यू है, यहां पर जो 1 है वो n = 3 पर वैल्यू है, यहां पर जो 4 है वो n = 4 की वैल्यू। कोई जरूरत नहीं मेंशन करने की, सब बाय डिफॉल्ट कि यहां पर ये 1, 2, 3, 4, क्योंकि स्केल कैसे चल रही है? इंटीजर ही तो चल रही है हमेशा। तो ये -1, -2, -3, -4 ऐसे ये चलता रहेगा दोनों तरफ। यानी कि इस इंडेक्स मार्क को लिखना जरूरी है। ओके, इसके अलावा इंडेक्स के अलावा हमें और कुछ भी अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग हो गया। क्लियर है? इसका इधर जाएंगे, यानी कि इंडेक्स के लेफ्ट साइड अगर आप राइटिंग करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए हो गया, अगर राइट साइड आप राइटिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए हो गया। थोड़ा सा एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस चीज को
मोर क्लैरिटी। तो देखें मैंने लिखा एफ ऑफ एन इक्वल टू, सपोज ये लिखा, कुछ भी लिख दिया मैंने, -2 -1 3 +2 5, ठीक है, +5 ये लिख दिया, और यहां पर मैंने इंडेक्स दिखा दिया। अब इसका जरा ग्राफ बना के दिखाएंगे, देखो कैसे बनेगा ग्राफ इसका। क्या किया हमने, इंडेक्स को सबसे पहले ध्यान रखना है ना, इंडेक्स पॉइंट कहां पर इंडिकेट किया गया है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अब इसके अलावा, इंडेक्स के अलावा क्या करना है फिर, देखिए इंडेक्स कहां पर, 3 पर, यानी यहां पर n इक्वल टू 0 पर जो सैंपल वैल्यू है वो 3 है। ये हम एफ ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है, 3। जो इंडेक्स यहां पर है वो n इक्वल टू 3 है। अब इंडेक्स के राइट साइड जाएंगे तो ये सैंपल वैल्यू कितनी दी है, 2। तो 2 सैंपल वैल्यू किसकी होगी, n इक्वल टू 1 की होगी। यहां पर नहीं लिखा है बट ये हमें मालूम है, क्योंकि इंडेक्स के बाद पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n के लिए ही आता जाएगा। तो ये हो गया 2, फिर अब अगली सैंपल वैल्यू है 5, ऐसे लिख दिया। अब वो सैंपल वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो 2 पर है, बिल्कुल वो 2 पर ही है, और आगे ब्रैकेट क्लोज है, कोई सैंपल नहीं है। मतलब इस बात का ये है कि आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, इन सभी पर सैंपल वैल्यूज कितनी हैं, 0, जिनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इधर गए, अब आप देखें -1 यहां पर है, तो ये -1 में यहां पर बिल्कुल जरूरत नहीं है मेंशन करने की कि ये n इक्वल टू -1 पर -1 है। अब ये -2 है, तो यहां पर ऐसे लिखा हमने -2, this is at -2, this is how the way we are representing it, okay, this is a way how we are representing it, clear है। तो this is a special discrete time signal which is defined for only integers, okay। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किस तरह से डिस्क्रीट टाइम स्केल पर टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है।